नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में पढ़ने वाले मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम सम्राट अशोक के बारे में जानने वाले हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आते हैं दोस्तों सम्राट अशोक, जो कि गद्दी पर कब से कब तक रहे थे। 269 BC से लेकर 232 BC तक गद्दी पर रहे थे। यानी कुल 37 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा था सम्राट अशोक का। अब इनके जन्म की बात की जाए तो 304 BC में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता थी शुभद्रांगी, इनकी माता थी। याद रखें दोस्तों, शुभद्रांगी इनकी माता थी। और अशोक के नाम दोस्तों, अशोक के अन्य नाम है देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। तो ये इनके अन्य नाम है जिन नामों से इनको जाना जाता है। अब ये इनके अन्य नाम इनका पता कहाँ से चला है, तो कुछ अभिलेख हैं जिनसे इनके नामों का पता लगा है। तो ये कौन कौन से अभिलेख है दोस्तों जिनसे सम्राट अशोक के नाम देवनाम प्रियदर्शी का पता लगा है। तो मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, गुर्जर अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में, नेटूर अभिलेख कर्नाटक में, उदयगोलान अभिलेख कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। तो इन अभिलेखों से सम्राट अशोक के नाम देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी इन नामों का पता लगा है इन चारों अभिलेखों से। और ये चारों अभिलेख अलग अलग राज्यों में स्थित है। याद रखें दोस्तों, मास्की, नेटूर और उदयगोलान ये तीनों अभिलेख हैं कर्नाटक राज्य में, और गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अब ये कैसे पता, ये तो पता लग गया दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी इन अभिलेखों से मिले हैं। अब ये कैसे पता लगा कि ये नाम सम्राट अशोक के हैं जो कि मगध के राजा थे। तो ये भव्र अभिलेख जो कि राजस्थान से मिला है। तो अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया था। यानी सम्राट अशोक ने स्वयं को कहा था मैं सम्राट अशोक मगध का सम्राट बताया था। याद रखें दोस्तों, इसीलिए पता लगता है कि देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी मगध के सम्राट अशोक के नाम थे। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों अभिलेखों को खोजा, यानी सम्राट अशोक के अभिलेख थे इनको किसने खोजा और किन्होंने इनको पढ़ा था। तो अभिलेखों को खोजा, यानी सम्राट अशोक के अभिलेख थे इनको खोजा गया था टी पेंथिलर के द्वारा खोजा गया था 1750 ईस्वी में। अब इनको दोस्तों खोज तो लिया था टी पेंथिलर ने, लेकिन इनको पढ़ नहीं सके थे। अब इनको पढ़ने का काम किसने किया था, इन अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और 1837 में इनको पढ़ने में इनको सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। याद रखेंगे। अब दोस्तों ये अभिलेख तो थे, इनके अभिलेखों की दोस्तों लिपियों की बात की जाए तो इनकी लिपियाँ क्या थीं। तो दोस्तों अशोक के यानी सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि यानी भाषा थी। यानी दोस्तों अशोक के अभिलेख हैं 4 स्थानों से मिले थे, और 4 स्थानों पर अभिलेखों की लिपि अलग अलग रही है। तो जो भारत में अभिलेख मिले उनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। पाकिस्तान से अभिलेख मिले उनकी लिपि थी खरोष्ठी लिपि। अफगानिस्तान से अभिलेख मिले उनकी लिपि थी अरमाइक लिपि। जो एशिया माइनर दोस्तों तुर्की को एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र यानी एशिया माइनर क्षेत्र से अभिलेख मिले थे उनकी लिपि थी ग्रीक लिपि। यानी इन 4 स्थानों से सम्राट अशोक के अभिलेख खोजे गए, और चारों स्थानों पर इनकी लिपि अलग अलग रही थी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध, यानी सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। तो कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों 261 कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद हुआ था कलिंग युद्ध। दोस्तों कलिंग युद्ध वर्तमान में कलिंग युद्ध की स्थिति कहाँ है, तो वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। यानी वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है, पहले कलिंग युद्ध यानी कलिंग क्षेत्र हुआ करता था। यदि कलिंग की राजधानी की बात की जाए तो तोसली थी, और राजा की बात की जाए तो पद्मनाभ यहाँ के राजा थे। और किस नदी के किनारे था दोस्तों, दया नदी के किनारे था। याद रखें दोस्तों, दया नदी के किनारे यह कलिंग युद्ध हुआ था। याद रखें दोस्तों, किस नदी के किनारे,
कलिंग नदी के किनारे यह युद्ध जो है हुआ था, याद रखेंगे। अब इस युद्ध के बाद जो है क्या हुआ दोस्तों, इस युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने जो है अपने आप जो है यानी उनका हृदय परिवर्तन जो है हुआ। इसी कारण जो है इन्होंने जो है भैरी घोष की नीति के जगह जो है धम घोष की नीति जो है अपनाई थी। यानी कलिंग युद्ध से पहले जो है अशोक की नीति क्या थी, भैरी घोष की नीति थी। भैरी घोष नीति क्या थी, यानी युद्ध नीति। तो युद्ध नीति में जो है सम्राट अशोक विश्वास करते थे। लेकिन कलिंग युद्ध जैसे ही हुआ तो कलिंग युद्ध में जो है कलिंग युद्ध के बाद जब इन्होंने लाशों को जब पड़ा हुआ जमीन पर देखा तो इस वजह से जो है इनका हृदय जो है परिवर्तन हुआ। यानी एक इन्हें जो है दुख हुआ, जिस कारण जो है इन्होंने युद्ध की नीति को छोड़कर जो है धम घोष की नीति जो है अपनाई। यानी कलिंग युद्ध के बाद जो है इन्होंने धम घोष की नीति अपनाई, यानी शांति की नीति जो है अपनाई। याद रखें दोस्तों, शांति की नीति जो है अपनाई। अब इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को जो है अपनाया था दोस्तों। यानी कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, धम घोष की नीति अपनाई थी। और धम घोष की नीति के बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। अब बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो प्रेरणा थी अपने भतीजे निर्ग्रोध से जो है ली थी। और शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे जिनसे जो है बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा ली थी। याद रखें दोस्तों, यानी बौद्ध धर्म के प्रेरणा की बात की जाए तो इनके भतीजे थे निर्ग्रोध, जो कि सुसीम के पुत्र थे। याद रखें दोस्तों, सुसीम के पुत्र थे और इन्हीं के पुत्र थे निर्ग्रोध, जिससे जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की जो है प्रेरणा ली थी। यदि शिक्षा की बात की जाए कि सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे जिनसे जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं अशोक की पत्नियां, यानी सम्राट अशोक की पत्नियां कौन कौन थीं। तो पहली थी देवी। याद रखें दोस्तों, पहली पत्नी कौन थी, पहली पत्नी थी इनकी देवी। और इनकी संतानें थी महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। दूसरी पत्नी की बात की जाए तो कारुवा की थी, जिनके पुत्र थे तेवर। और तीसरी थी पद्मावती। याद रखें दोस्तों, पद्मावती जो है तीसरी पत्नी थी, जिनके पुत्र थे कुणाल। और आगे चलकर यानी सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो कुणाल जो है इनके उत्तराधिकारी जो है हुए हैं। यदि पूछा जाए कि दोस्तों इन तीनों पत्नियों में से जो है सम्राट अशोक सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे, तो कारुबा की पत्नी से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थे सम्राट अशोक। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, जब सम्राट अशोक ने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार करना जो है शुरू कर दिया। अब इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है किन किन को जो है भेजा था, तो श्रीलंका क्षेत्र यानी दक्षिण में जो है श्रीलंका क्षेत्र में जो है किसको भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा, यानी अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था इन्होंने श्रीलंका। अब तक्षशिला यानी गांधार दोस्तों, गांधार यानी तक्षशिला में जो है किसको भेजा था, मध्यांतिक को जो है भेजा था। हिमालय क्षेत्र यानी नेपाल व चाइना क्षेत्र में जो है मध्यम को जो है भेजा था। याद रखें दोस्तों, मध्यम को जो है भेजा था। इन सभी को भेजा था दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। याद रखेंगे। अब भारत में जो है सर्वप्रथम शिलालेखों का दोस्तों बात की जाती है। भारत में यदि सर्वप्रथम शिलालेखों की बात की जाए, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने करवाया था दोस्तों। शिलालेख क्या होते हैं, शिलालेख वह होते हैं जो किसी पत्थर पर जो है कुछ लिखवा, यानी किसी की रचना करवाना, यानी कुछ जो है लिखवा देना, तो वही जो है शिलालेख होते हैं। यानी शिलालेखों की जो है भारत में सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी यानी प्रारंभ कराया था, तो सम्राट अशोक ने जो है कराया था। अब सम्राट अशोक के जो है शिलालेखों की संख्या पूछी जाए तो 14 शिलालेख हैं सम्राट अशोक के। स्तंभलेख की बात की जाए तो 7 स्तंभलेख हैं। और गुहालेख की बात की जाए तो 3 गुहालेख है दोस्तों। स्तंभलेख क्या होते हैं, स्तंभ यानी पिलर, जो पिलरों पर जो है कुछ लिखवाया जाता है तो उसी को जो है स्तंभलेख कहा जाता है। गुहालेख यानी गुफाओं में जो है कुछ लिखवाया जाता है तो उसको जो है गुहालेख जो है कहा जाता है। तो इनकी संख्या मैंने आपको बता दी, यानी स्तंभलेख 7 हैं और गुहालेख कितने गुहालेख हैं, गुहालेख कितने गुहालेख है दोस्तों 3। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों अभिलेखों के बारे में, यानी इन अभिलेखों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो यानी पहले शिलालेख में जो है दोस्तों पशु बलि की निंदा की गई है और अहिंसा के बारे में और समस्त प्रजा मेरी पुत्र है के बारे में जो है बताया गया है। दूसरे अभिलेख में दोस्तों क्या है, पशु चिकित्सा के बारे में और दक्षिण राज्यों का उल्लेख जो है किया गया, यानी चेर, चोल, पांडे और श्रीलंका को जो है ये जीत नहीं सके थे, यानी ये जो है इनके साम्राज्य में नहीं थे,
इन सभी के बारे में जो है बताया गया है दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में इनके अधिकारियों के बारे में जो है बताया गया है, यानी इनके अधिकारी थे लज्जुक, योक्तक और प्रदेशक। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है भ्रमण करना है, यानी समस्त राज्य में जो है प्रत्येक 5 वर्ष में जो है घूम कर आना है और इन सभी राज्यों में जो भी समस्याएं हैं उनको आकर जो है सम्राट अशोक को जो है बताना है, जिसके कारण जिसका जो है यह निदान जो है किया जा सके। चौथे अभिलेख में जो है भैरी घोष की नीति के स्थान पर जो है धम्म घोष की जो है नीति अपनाई थी, इसके बारे में जो है बताया गया है। पांचवें अभिलेख में दोस्तों धम्म महापात्र के बारे में जो है बताया गया है और यह धम्म महामात्र भी जो है कौन थे दोस्तों, धम्म महामात्र भी जो है कौन थे, तो ये भी जो है दोस्तों इनके एक अधिकारी थे, याद रखेंगे। आत्मनियंत्रण दोस्तों छठे अभिलेख में जो है आत्मनियंत्रण के बारे में, और यदि जन कल्याण की अधिकारी किसी भी समय जो है उनको अवगत जो है करा सकते हैं, इसके बारे में जो है बताया गया है छठे अभिलेख में, याद रखें दोस्तों। सातवें अभिलेख में जो है धार्मिक समन्वय के बारे में जो है बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी धर्मों का जो है आदर यानी सम्मान किया जाना चाहिए। यदि मैं बौद्ध धर्म के पक्ष में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और धर्मों की निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इन सभी के बारे में बताया गया है दोस्तों धार्मिक समन्वय यानी सातवें अभिलेख में, याद रखेंगे। अब आठवें अभिलेख में जो है धम्म यात्रा के बारे में। जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों, तो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जो है इन्होंने धम्म यात्राएं जो है की थी। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद जो है यानी 259 BC में जो है यह बोध गया की यात्रा की थी, यानी 10वें वर्ष बाद, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यानी 249 BC में जो है लुम्बिनी यानी 20वें वर्ष बाद जो है इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, याद रखेंगे। और 13वें अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में जो है बताया गया है। कलिंग युद्ध यानी जो कि इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है लड़ा गया था, याद रखें। और 14वें अभिलेख में जो है सद्भावना के बारे में जो है बताया गया है, याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों इनके 7 स्तंभलेख, ये 7 स्तंभलेख कौन कौन से हैं तो इनके बारे में देखेंगे। तो ये 7 स्तंभलेख है। पहला है दोस्तों दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, फिर है दूसरा दिल्ली मेरठ शिला स्तंभलेख, फिर है कौशाम्बी, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरोजा और रामपुर, ये तीनों है दोस्तों बिहार में, और ये दोनों दिल्ली में, और ये है उत्तर प्रदेश में। और अशोक स्तंभलेख जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में, याद रखें दोस्तों। तो ये 7 स्तंभलेख है जो कि अलग अलग राज्यों में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।